हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो है हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे और वे स्केल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो उसमें से पॉलिंग स्केल को हमने किया था। थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें क्या कंसिडर करा था हमने कि यदि ऐसे करके ए और बी मिल करके ए बी बनाता हो और मान लिया जाए कि यहाँ का अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, तो उस केस में जो एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड होगा वह एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड जो है वह ज़्यादा होगा किससे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनर्जी ऑफ ए एंड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड से, क्योंकि यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। तो फिर हमने यहाँ करा था कि एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनर्जी ऑफ ए एंड एनर्जी ऑफ बी बी, तो इसको माने थे डेल्टा। इसे क्या कहते थे? आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। ऐसा उसके बाद फिर जो हम लोग आगे इसमें कंसिडर किए थे कि यदि ये दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एक्स ए माइनस एक्स बी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा का। और इसे हटा रहे थे तो एक्स ए माइनस एक्स बी यहाँ कॉन्स्टेंट आ रहा था के इंटू अंडर रूट डेल्टा आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। और यहाँ से इस के का वैल्यू फिक्स था कि यदि आप एनर्जी टर्म को एक्सप्रेस करते हो किलो जूल पर मोल में, तो के का वैल्यू था कितना? 0.1017। लेकिन वही एनर्जी को आप किलो कैलोरी पर मोल में एक्सप्रेस करते हो तो वहाँ के का वैल्यू था 0.2 करके समथिंग। जनरली हम लोग किलो जूल में ही एक्सप्रेस करते हैं एनर्जी को। तो यहाँ से अब यह जो इक्वेशन बनेगा वैसा एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.1017 और अंडर रूट या पूरा डेल्टा है, और डेल्टा में इस वैल्यू को लिख रहे हैं हम लोग एनर्जी ऑफ ए बी माइनस ये पूरा हो जाएगा एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी का स्क्वायर रूट मतलब 1/2। अब इसमें से बताया गया था कि ये जो एनर्जी टर्म्स हैं ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट के मदद से निकाले जाएंगे। फिर भी ये दो टर्म अननोन है, तो दोनों में से एक को हाइड्रोजन लिया गया था और पॉलिंग ने ऐसा एज्यूम करा था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो दोनों में से एक हाइड्रोजन ले लोगे आप जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो फिर दूसरे एटम का निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली पॉलिंग स्केल पे जितने भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जाएगा वो सब हाइड्रोजन के रिलेटिव में, वे सभी आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होंगे। इस बात को एकदम नहीं भूलना है। अब इसी में कुछ एलिमेंट्स जिसका कि निकाला गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और नोट्स में है लिखा हुआ। कुछ एलिमेंट्स को बस हम लोग अभी थोड़ा सा लिखते हैं, उससे कुछ कंक्लूजन्स आएंगे सामने, उसी कंक्लूजन को समझना है। तो बेसिकली यही पॉलिंग स्केल है। इसमें से ग्रुप वाइज सबका लिखा हुआ है। ग्रुप 1 जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2, फिर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबीडियम, सीजियम। सब का ही लिखेंगे, ऐसे कुछ कुछ का बताते हैं, बाकी नोट्स में है लिखा हुआ। जैसे इसके बाद मान लो 15 का लिख देते हैं। क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर इसके लिए लिख दें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनॉन और रेडॉन। और इन सब के लिए जो वैल्यू आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉलिंग स्केल पे कैलकुलेट करके, वह आया है कितना। हाइड्रोजन का तो 2.1 एज्यूम किया गया था, लिथियम का 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7। वैसे यहाँ नाइट्रोजन के लिए आया है 3.0, फास्फोरस का है 2.1, आर्सेनिक का 2.0, 1.9, 1.9। फ्लोरीन के लिए है 4.0, क्लोरीन के लिए है 3.0, ब्रोमीन का है 2.8, आयोडीन का है 2.5, एस्टेटाइन का है 2.2। हीलियम, नियॉन, आर्गन सबका 0। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, मतलब ये हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तब। अब नोबल गैस तो किसी से कंबाइन करते नहीं हैं, हाइड्रोजन तो वैसा कुछ स्पेशल नहीं है जिसके साथ ही कर जाए, इसलिए नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है, 0। अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th के लिए है वो आप याद रखोगे कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसके लिए होता है, फ्लोरीन के लिए होता है। ऑर्डर बता देते हैं, फ्लोरीन का होता है, देन ऑक्सीजन का होता है, देन नाइट्रोजन और इसी के बराबर है क्लोरीन। इसका 4.0, इसका 3.5, इस सब का 3.0। तो पीरियोडिक टेबल के 3 सबसे ताकतवर एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में यह तीनों याद रखोगे। FON फोन तो याद ही रहेगा, FON फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल के 3 सबसे ताकतवर एलिमेंट, 3 सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एग्जाम में आता है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और क्लोरीन का जो है उसी के बराबर होता है ऐसे। तो इसे आप याद रखोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 0। पॉलिंग स्केल पे जो कैलकुलेट किए वैल्यू है वही है, और बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जो वैल्यू दिया होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट के लिए वह पॉलिंग स्केल का ही होता है। तो पॉलिंग स्केल ही हम लोग पढ़ते हैं और वही इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आता है इसमें अब मुल्लिकेन स्केल। नेक्स्ट मुल्लिकेन स्केल, नाम है मुल्लिकेन, ऑयल ड्रॉप मेथड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे आप। अब मुल्लिकेन के अनुसार कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह उसके आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज के बराबर है। मुल्लिकेन ने क्या कहा कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह उसके आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज के बराबर होता है। तो जैसे मान लें कि कोई एटम है या कोई एलिमेंट है ए मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए होगा वह बराबर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, और एवरेज है मतलब 2 से भाग दे दोगे, यही करोगे, इसको मान लो 1। मतलब किसी भी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है तो दोनों का एवरेज निकाल दो वही। लेकिन यहाँ ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होंगे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। यूनिट इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। एनर्जी का यूनिट हम लोग जानते हैं जूल, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंतर जान रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो ये एनर्जी टर्म्स यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे, बस इस बात को याद रखो, इसे भूलना नहीं है। अब मुल्लिकेन स्केल से जब वैल्यू निकाला गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट्स के लिए जो ऑलरेडी पॉलिंग स्केल पे निकाला जा चुका था, तो ऐसा देखा गया कि मुल्लिकेन स्केल पर जो वैल्यू आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वह वैल्यू अप्रॉक्स 2.8 टाइम्स ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, किसके तुलना में, देन दैट कैलकुलेटेड ऑन किस पे, पॉलिंग स्केल पे।
कि पॉलिंग स्केल पे जो वैल्यू आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसके तुलना में लगभग 3 गुना, मतलब 2.8 टाइम्स वैल्यू ज़्यादा आता है। तो फिर इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया कि वैल्यू पॉलिंग स्केल और मुलिकेन स्केल पे लगभग सेम आवे, उसके लिए इसी को मॉडिफाई किया गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बटे 2 और डिवाइडेड बाई यहीं हो जाएगा 2.8। चूँकि इतना टाइम्स ज़्यादा आ रहा था तो उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो फिर उसी के आसपास आ जाएगा पॉलिंग स्केल पे जो मेजर किया गया था। तो इस हिसाब से पॉलिंग स्केल और फिर मुलिकेन स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो जाएगा। अभी भी याद रखेंगे हम लोग कि ये जो दोनों एनर्जी हैं वे किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना एक्सप्रेस करके किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हो तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 540। फिर ये नया एक्सप्रेशन ही वाला है ऐसा। तो ये सिंपल सा है मुलिकेन स्केल कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है। एवरेज मैंने दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है ऐसे, लेकिन एनर्जी रहेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में रिलेशन बता दिया गया है। फिर यह ऑब्जर्वेशन आया कि मुलिकेन स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जाता है एलिमेंट का वह अप्रॉक्स इतना टाइम्स ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना गुना ज़्यादा होता है। मतलब यदि हाइड्रोजन का 2.1 एज्यूम किया गया था तो 2.1 को इतना से गुना कर दो तो उतना आ जा रहा था मुलिकेन स्केल पे। तो मॉडिफाई किया गया, मान के चलो अलग अलग स्केल पे सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग आएगा तो फिर पूरा मतलब ही बेकार हो जाएगा, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे ना कि किस स्केल को हम लेकर के चले। इसलिए मॉडिफाई किया गया कि नहीं, यदि आप 2.8 से भाग दे देते हो तो फिर पॉलिंग स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया है उसी के आसपास आएगा तो लोगों को आसानी होगा। अब यदि ये दोनों एनर्जी आप किलो जूल पर मोल में बता रहे हो देन द इक्वेशन बिकम्स दिस, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 540। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन जरा कर लें हम लोग, इस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। यहाँ एक रिलेशन आप याद रखोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर होता है 96.48 किलो जूल पर मोल का। कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में हम बता दिए, आप फिर वैसे ही मोल को कन्वर्ट करोगे एटम में तो किलो को चेंज करोगे तो आ ही जाएगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96.48 किलो जूल पर मोल। इसे आप याद रखोगे तो निकल जाएगा। अब इस पर जो सवाल है उसको देखो। क्लोरीन के लिए जो है इसमें निकाला गया है एक एग्जाम्पल इस पर। क्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकेन स्केल के आधार पे कि क्या आएगा। क्लोरीन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 1256 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है -349 किलो जूल पर मोल। बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का क्या होगा। सिंपल सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई 2। लेकिन तब ना जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता, साथ ही साथ किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है तो कितना से डिवाइड करना था, 540 से करना था। अब एक बात और कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू यहाँ नेगेटिव में है तो आप नेगेटिव वैल्यू को पुट नहीं करोगे, आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू को पुट नहीं करोगे क्योंकि नेगेटिव तो वहाँ केवल इतना बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन करते समय, वैल्यू से उसका कोई लेन देन नहीं है। तो डायरेक्ट केवल वैल्यू लिखो, साइन से मतलब नहीं है। 1256 प्लस 349 540 कितना आ जाएगा, 1605 बटे 540। इसको डिवाइड कर दो तो डिवाइड करोगे तो यह आएगा
3 के आसपास आना चाहिए। 300, 3 चौके 12 का 2, 3 से 15, 1 16, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जिससे हम 3 लिखेंगे। एग्जैक्ट डिवाइड करोगे इसे 1620, यहाँ 1605 है तो 2.9 समथिंग आना चाहिए, जिससे आप 2.98 करके जिससे आप 3 लिख सकते हो। तो पॉलिंग स्केल पे भी लगभग यही वैल्यू था, मुलिकेन पे भी लगभग यही वैल्यू आया, तो सेम है। ठीक, अब अगला स्केल इसमें है एलरेड रॉसो स्केल। अगला स्केल इसमें क्या है? एलरेड रॉसो स्केल। नेक्स्ट, एलरेड रॉसो स्केल। एलरेड और रॉसो दो अलग अलग लोगों का नाम है, दो अलग अलग साइंटिस्ट का। इनके अनुसार अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सो जरा देखना। तो बोल रहा है कि एलरेड और रॉसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किए किस आधार पे कि इलेक्ट्रॉन जो कि एटम का पेरीफेरी में सिचुएटेड है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है कि यह न्यूक्लियस है, ये एटम है, इसका पेरीफेरी में इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा। और इसके आधार पर इन दोनों ने, एलरेड और रॉसो ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया। किस आधार पे? तो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ है? एटम का पेरीफेरी में, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लास्ट में है पेरीफेरी में, और न्यूक्लियस के बीच जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ। और उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ऐसे करके लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का फॉर्मूला दिया गया जेड इफेक्टिव E²/R², जहाँ पे कौन सा, इसको याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एलरेड रॉसो स्केल के अनुसार क्या है, उसमें किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे करके, तो याद रखोगे इसको। अब यहाँ जेड इफेक्टिव तो समझ गए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरीफेरी ऑफ द एटम इन इट्स कैलकुलेशन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर एज्यूम्ड टू स्क्रीन द न्यूक्लियस। अच्छा, ई तो यहाँ हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन न्यूक्लियस। जेड इफेक्टिव क्या है? तो जेड इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और याद करो, जब स्लेटर रूल से हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते थे, तो उसमें जैसे ऐसे लेते थे कि 1s 2s 2p 3s, और यदि 2p का निकालना हो तो फिर हम लोग केवल इससे कंसिडर करते थे, इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता था उसको नहीं करते थे। लेकिन जब एलरेड रॉसो स्केल के लिए निकाला गया तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया शिल्डिंग कांस्टेंट के लिए, चाहे वह इलेक्ट्रॉन उस कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन के बाद का हो, चाहे कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन के पहले का हो, सारे इलेक्ट्रॉन को जो है इन्वॉल्व किया गया इसके कैलकुलेशन में। किसके कैलकुलेशन में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कैलकुलेशन में। क्योंकि जो स्लेटर रूल हमने पढ़ा था सही तो वही था कि यदि आप 2p के लिए निकाल रहे तो 3s वाला इलेक्ट्रॉन इसको शिल्ड कैसे करेगा? नहीं करेगा, तो हम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए क्यों निकालेंगे? लेकिन यहाँ जब एलरेड रॉसो का कैलकुलेशन हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन को जो है कंसिडर किया गया। और R यहाँ है कोवेलेंट रेडियस इन एंगस्ट्रॉम। R यहाँ है कोवेलेंट रेडियस इन किसमें? एंगस्ट्रॉम में। अब बोल रहा है कि यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दिया गया फॉर्मूला एलरेड रॉसो के द्वारा, जब इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बदलोगे और वो भी पॉलिंग स्केल के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला हो जाता है 0.744 प्लस
0.359 इंटू जेड इफेक्टिव बटे आर स्क्वायर। ऐसा इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूँकि कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व किया गया। आर स्क्वायर और जेड इफेक्टिव यहाँ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो अलग अलग एटम के लिए डिपेंड करेगा उसका रेडियस क्या है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फॉर्मूला बना 0.744 प्लस 0.359 बटे आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव। अब इसमें से कोई फॉल्ट नहीं था, मतलब इस फॉर्मूला से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला गया एलिमेंट का वह ऑलमोस्ट सेम था पॉलिंग स्केल का, एग्जैक्टली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। जैसे मोलिकेन में हम लोग देखे कि वहाँ 2.8 टाइम्स ज़्यादा हो रहा था, इसमें इतना ज़्यादा का अंतर नहीं था, लगभग सेम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। अब इस स्केल का एक नया बेनिफिट क्या हुआ, पॉलिंग स्केल मेन था, मोलिकेन उसी के जैसा हुआ, एनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी का इस्तेमाल करके किया, जिसमें थोड़ा गड़बड़ी आया लेकिन मॉडिफाई कर दिया गया। इसके लिए एक एडिशनल बेनिफिट ये हुआ कि यदि हम किसी आयन का निकाल सकें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हो जाएगा। इट कैन यूज्ड या इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयन ऑल्सो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयन ऑल्सो, कि किसी आयन का यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हो तो वह हम निकाल सकते हैं किसके मदद से, ऑलरेड रॉसो स्केल के मदद से, बड़ा आसानी से इस इक्वेशन का ही करके। जैसे कुछ आयन का जो निकाला गया है Fe2+ के लिए निकाला गया है वैल्यू 1.83, Fe3++ के लिए निकाला गया है 1.96। क्योंकि इसमें यूज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस, तो रेडियस तो आप निकाल लोगे, जो पीछे कई तरीका हम लोग पढ़े। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आयन का कैलकुलेट किया ही जा सकता है, तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू पता चल जाएंगे आयन के लिए, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगा। तो तीनों स्केल का अलग अलग मतलब रहा। पॉलिंग स्केल एक एलिमेंट का निकाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रिलेटिव, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। मोलिकेन ने कैलकुलेट करा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पे, और ऑलरेड रॉसो जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कोवेलेंट रेडियस के आधार पे। तो तीनों का अपना अलग अलग मतलब है, तीनों से वैल्यूज लगभग सेम आते हैं मॉडिफिकेशन के बाद। जैसे मॉलिब्डेनम के लिए जो निकाला गया, मॉलिब्डेनम 2+, मॉलिब्डेनम 3+, मॉलिब्डेनम 4+, मॉलिब्डेनम 5+ और मॉलिब्डेनम 6+, इस सब के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो निकाला गया 2.18, 2.19, 2.24, 2.27, 2.35 ऐसा। क्या पता चल रहा है इससे बताओ? पता चल रहा है कि जैसे जैसे आयन पर चार्ज बढ़ रहा है उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। देख लो, बढ़ रहा है ना, 2.18 से बढ़ के 19 हो गया, 2 ऐसे करके हो गया। अभी क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा? तो फॉर्मूला के आधार पे एक्सप्लेन करो आप। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला के आधार पे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसका। 0.744 प्लस 0.359 बाई आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव, दिस इज द फॉर्मूला। तो देखो, अब पीछे जो दो कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं उस आधार पे क्या हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का, इसको ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। और ये जो रेडियस होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो रेडियस कम, पॉजिटिव चार्ज कम तो रेडियस ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज होने से ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबर 1 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, बढ़ रहा है क्योंकि प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा है।
अब प्लस चार्ज बढ़ने से साइज घटेगा, तो नंबर 2 क्या हो रहा है कि रेडियस डिक्रीजेज। अब इक्वेशन को देखो कि रेडियस घटे और ई बढ़े, तो ये दोनों इस पूरे के वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं, देखो, और बढ़ेगा तो चूंकि प्लस में है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो जैसे ही आयन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण उसका साइज घटता है। अभी साइज का घटना और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना दोनों फेवरेबल में है, और ये दोनों फेवरेबल में, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा आयन का बढ़ेगा ऑन आलरेड-रॉसो स्केल। तो आयन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि एक्सप्लेन किया जा सकता है तो मात्र इस आलरेड-रॉसो स्केल के आधार पर। बस एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा इसका, बहुत बड़ा बेनिफिट आलरेड-रॉसो स्केल का। जैसे एक क्वेश्चन जो इसमें किया हुआ है उसको ज़रा देख लिया जाए। क्वेश्चन ऐसा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इफ इट्स कोवेलेंट रेडियस इज 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p2। अभी पूरा हो गया NsNp, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, तो यहाँ क्या बताए थे, याद करो कि आलरेड-रॉसो में सारे इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग कांस्टेंट का कैलकुलेशन में लिया जाता है। स्लेटर रूल में हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे 2p के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो इसका एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, 3 को लेते थे, जबकि यहाँ चारों को लेना है, 2 और 2 4, चारों को लेना है। तो इसके लिए वैल्यू क्या था, जेड इफेक्टिव, सॉरी पहले शील्डिंग कांस्टेंट निकालोगे तो इसके लिए वैल्यू था 0.35, तो हो जाएगा 4 × 0.35 और ये 2 × 0.85 ऐसे। तो ये आ जाता है 1.70 प्लस 1.40, तो ये हो जाएगा 3.10। अब यहाँ से निकाल लो जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव हो जाएगा जेड माइनस एस, जेड कार्बन का 6, 3.10 तो आ जाएगा 2.90। अब आर बराबर दिया हुआ है 0.77 एंगस्ट्रॉम, फार्मूला में भी एंगस्ट्रॉम में ही रहता है। अब डायरेक्ट लगा दो फार्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव बटे आर स्क्वायर, तो ये हो गया 0.744 इंटू 0.359, जेड इफेक्टिव निकाला आपने 2.90 और आर है 0.77 का स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाता है तकरीबन 2.50, जो कि 2.5 है। ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे जो मेजर किया जा चुका है वही है। तो इस तरह से जो है आप काफ़ी आसानी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के मदद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते उसका रेडियस भी दिया हुआ हो कोवेलेंट। तब एंगस्ट्रॉम में नहीं है, पिकोमीटर ये सब में तो बदल लेंगे, यूनिट कन्वर्सन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को यहाँ से एकदम ध्यान रखोगे। 3 स्केल जो हम लोग पढ़े, तीनों के अपने अलग अलग मायने थे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे है, और पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है नोबल गैस का वह 0 है। पॉलिंग स्केल पे नोबल गैस का 0, लेकिन इसके लिए जब आप निकालोगे तो चूंकि यहाँ जेड इफेक्टिव यूज हो रहा है और आर, तो नोबल गैस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0 तो नहीं होता है, रेडियस तो 0 नहीं होता है। तो नोबल गैस के लिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकालोगे आलरेड-रॉसो स्केल से तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मतलब आलरेड-रॉसो स्केल के मदद से आप नोबल गैस का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो, और जब निकाला गया तो उसमें हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक आया, 6 के आसपास।
हाँ, जिस नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 0 कंसिडर किया जा रहा था, वही नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आलरेड-रॉसो स्केल पे निकाला गया तो बहुत आ रहा था। हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 6। तो यदि कोई पूछे कि बताओ भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में, तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर देने से पहले होना चाहिए कि किस स्केल पे, किस स्केल पे। तो पॉलिंग स्केल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, लेकिन आलरेड-रॉसो स्केल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हीलियम 6। तो उसमें 0 क्यों आया? क्योंकि उसमें पॉलिंग में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकल रहा था और हाइड्रोजन नोबल गैस के कंबाइन करेगा नहीं। यहाँ क्यों वैल्यू निकल गया? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में हम लोग को चाहिए जेड इफेक्टिव और आर। तो नोबल गैस के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो हम लोग निकाले ही थे और इसका रेडियस भी होगा, तो उसके मदद से यहाँ से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो स्केल्स थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए सबको हमने कर लिया, पॉलिंग, मुल्लिकेन और आलरेड-रॉसो स्केल। नेक्स्ट लेक्चर से जो है फैक्टर्स हम लोग देखेंगे कि वे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन क्या है। मतलब अब चैप्टर इंड की ओर है। तो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।